नमस्कार दोस्तों, द यूनियन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले के चैप्टर में हमने हड़प्पा के विषय में अध्ययन किया था। आइए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल जिसकी हम चर्चा करते हैं, और ये दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। अगर हम मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत में पड़ता है, और सिंध प्रांत में वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट है लारकाना डिस्ट्रिक्ट। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और इस सिंध प्रांत में लारकाना एक जिला है, वहाँ पर पड़ता है। और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ये नगर सिंधु नदी के किनारे पर बसा था। सिंधु नदी के तट पर, और इसकी खोज सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी ने की थी, और नेतृत्व सर जॉन मार्शल का है। सर जॉन मार्शल यह सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे जाने वाला एक महत्वपूर्ण स्थल था। इसकी खुदाई से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की नई नई जानकारियाँ प्राप्त हुई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक आबादी किस नगर में रहती थी, सर्वाधिक दूसरी बड़ी आबादी का राज्य नगर कौन था, तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज़्यादा आबादी रहती थी। सबसे ज़्यादा आबादी रहती थी, और लगभग 35 से 40 हजार लोग रहते थे। 35 से 40 हजार लोग रहते थे। इसमें से अधिकांश भूमध्य सागरीय लोग थे। इसमें से अधिकांश भूमध्य सागरीय लोग थे। और यह नगर सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में सबसे ज्यादा हरा भरा था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का हरा भरा स्थल था, इसलिए इसे सिंधु का बाग कहते हैं। इसे सिंधु का बाग कहा जाता है। इसे प्रिंटो का टीला कहा जाता है। इसे स्तूपों का टीला कहा जाता है। स्तूपों का टीला कहा जाता है, और इसे मृतकों का भी टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की ये विशेषताएं थी। इसकी सर जॉन मार्शल के अनुसार अगर इसकी स्थिति देखें तो सर जॉन मार्शल का कहना था कि यहाँ पर 7 बार भीषण बाढ़ आई थी। यहाँ पर सर जॉन मार्शल का कहना था कि 7 बार बाढ़ आई थी, और जिसकी वजह से ये बाढ़ ग्रसित रहा था। और अमेरिकन कैनेडी के अनुसार यहाँ पर भीषण मलेरिया के साक्ष्य मिलते हैं। और इस नगर की प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता यह है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दूसरा बड़ा नगर है। दूसरा सबसे बड़ा नगर था। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, आबादी की दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ में वास करती थी। ये इसके उपनाम है। इसे सिंधु का बाग कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा आबादी थी, हरा भरा था और लोग अधिक रहते थे। इसे प्रिंटों का टीला, स्तूपों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता था। और यहाँ की एक विशेषता ये थी कि यहाँ भी जो है यह नगर, जैसे आपने पिछला नगर देखा था कि 2 हिस्सों में बटा होता था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी हिस्से में आम जनमानस रहते थे,
और पश्चिमी हिस्से में सैनिक प्रशासक वर्ग रहते थे। यहाँ भी उसी तरह देखने को मिलता है। इसके पश्चिमी हिस्से की भाग दुर्गीकृत था। बाहर की दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई थी। बाहर की दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई थी। ये मान लीजिए कि इसका पश्चिमी हिस्सा हो गया और ये पूर्वी हिस्सा हो गया। ये पूर्वी भाग हो गया और ये पश्चिमी भाग हो गया। पश्चिमी भाग इसका दुर्गीकृत होता था। कैसे होता था? दुर्गीकृत होता था। क्यों दुर्गीकृत होता था? क्योंकि सेना रहती थी। आज भी आप देख लीजिए, किसी भी देश की सेना जहाँ भी रहती होगी उस कैंपस की अच्छी बाउंड्री बनी होगी, नहीं दुर्गीकरण होगा। तो इस दुर्गीकरण होने से ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में प्रशासन वर्ग रहता था और प्रशासक वर्ग अगर जब रहता था तो वहाँ जाहिर सी बात सेना रहेगी तो अपनी एक सुरक्षित बाउंड्री के अंदर रहती है। और इस हिस्से में क्या क्या पाया गया? इस हिस्से में महाविद्यालय के साक्ष्य मिले, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले, पुरोहित आवास मिले, सभा भवन के साक्ष्य मिले। सभा भवन के साक्ष्य यानी सभा होती थी, कार्यक्रम होते थे। और घर के जो साक्ष्य मिले हैं, इस सभ्यता के जो घर थे उनमें क्या क्या, जिसमें ये 2 मंजिला से लेकर 3 मंजिला तक हुआ करते थे। ये जो घर थे ये 2 मंजिला से लेकर 3 मंजिला तक हुआ करते थे। इस घरों में जो है अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं और खिड़की और दरवाजे यहाँ भी सड़कों की तरफ न खुल करके गली में खुलते थे। उसका कारण मैंने बताया था कि सड़कें कच्ची हुआ करती थी और लोगों को सड़कों पर जब उस कालखंड का यातायात चलता था तो या हवा बहती थी तो धूल वगैरह घर में चली जाए, इससे बचाव के लिए वो लोग ऐसा करते रहे होंगे। और इसमें जो स्नानागार था इसे सर जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्य कहा था। सर जॉन मार्शल ने स्नानागार को विश्व का आश्चर्य कहा है। विश्व का आश्चर्य कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो स्नानागार था वो कुछ ऐसा बनता था, एक तरफ से मान लीजिए कि ये सीढ़ीदार है, इधर से सीढ़ियाँ रहती थी, ऐसे सीढ़ियाँ रहती थी और इधर से भी स्नान करने के लिए ऐसी सीढ़ियाँ बनी रहती थी। पर इधर से पानी इसमें आता था और इधर से निकास की व्यवस्था रहती थी ताकि पानी अधिक समय तक रुके ना और उसकी ताजगी बनी रहे। तो ये स्नानागार इस कालखंड का कुछ इस तरह से हुआ करता था। इसे विश्व का आश्चर्य सर जॉन मार्शल ने कहा। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी इमारती संरचना की अगर बात की जाए इस कालखंड की कौन सी थी, वो अन्नागार हुआ करती थी। अन्नागार सबसे बड़ी इमारती संरचना थी, सबसे बड़ी इमारती संरचना थी। और यहाँ पर 1200 मोहरें वर्गाकार आकृति की प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से जब खुदाई हुई तो यहाँ से 1200 मोहरें प्राप्त हुई और यहाँ से सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है जिसमें एक सूती कपड़े के अंदर चाकू मिली। यहाँ से सूती कपड़े में चाकू प्राप्त हुई। यहाँ पर ही सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, उसका भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आज सड़कें एक दूसरे को समकोण पर भी काटती हैं, अन्य भी कोणों पर काट लेती हैं। आज सड़कों में एक नई तकनीक देखने को मिलती है, ओवरब्रिज, एक सड़कों के ऊपर दूसरी सड़कों के ऊपर बड़े बड़े महानगरों में तीसरी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें हुआ करती थी वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटती थी। इसे क्या कहा जाता है? इसे ग्रिड संरचना कहा जाता है। अच्छा, सिंधु और हड़प्पा को
एक इतिहासकार हैं स्टुअर्ट फिगर, उन्होंने जुड़वा राजधानी कहकर संबोधित किया है कि ये दोनों जुड़वा राजधानी थी। और जो ये सड़कें हुआ करती थी ये लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी, इन्हें राजपथ कहा गया है। और इसी मोहनजोदड़ो में पहली बार सड़क के पक्का करने की साक्ष्य मिली। ये जानकारी मोहनजोदड़ो से संबंधित थी। आइए इसके बाद की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है लोथल। लोथल पर चर्चा करते हैं। अगर हम लोथल की बात करें, लोथल वर्तमान में भारत में कहाँ है? लोथल वर्तमान में भारत में गुजरात में है। और गुजरात के 2 हिस्से हैं, एक तरफ कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे खंभात की खाड़ी। तो यह लोथल हिस्सा जो था वो खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ था। लोथल, हम इसकी चर्चा करें, ये इसकी स्थिति कहाँ? ये वर्तमान में गुजरात में, और गुजरात में है कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी, यानी खंभात की खाड़ी। गुजरात का जब आप मैप देखेंगे तो गुजरात राज्य के पास 2 खाड़ियाँ पड़ती हैं, एक कच्छ की खाड़ी और एक खंभात की खाड़ी, जो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की सीमाओं से लगी हुई है। तो ये वहाँ था। और वहाँ पर एक भोगवा नदी बहती है, भोगवा नदी बहती है, नदी के तट पर था, भोगवा नदी के तट पर था। अब ये समुद्र के किनारे है, एक तरह से समुद्र कुछ दूर है और नदी के तट पर है, यानी नदी समुद्र से जुड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी कालखंड हो, ऐसे स्थानों को उस कालखंड के प्रशासनिक वर्ग इस हेतु चुनाव करेंगे कि यहाँ से जलमार्ग सुगम हो सकता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो जल मार्ग का केंद्र था, जल मार्ग जहाँ से शुरू होती थी, वो स्थल यही था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, यानी दूसरे शब्दों में इसे कहें तो ये सिंधु घाटी का पत्थर नगर था, या इसे गोदीवाड़ा भी कहते हैं, गोदीवाड़ा कहते हैं। यानी भारत और अन्य देशों में जो जल मार्ग की व्यवस्था थी वो लोथल से होकर जाती थी। किसी भी दूसरी इस काल की सभ्यता के जो देश थे, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता हो गई, वहाँ से अगर कुछ व्यापार हुआ करता था और जल मार्ग के माध्यम से भारत में वो लोथल पर आकर उतरता था, और भारत से कुछ जाना होता था अन्य देशों को तो लोथल से होकर जाना होता था, क्योंकि यह नगर एक नदी के तट पर था और वो नदी डायरेक्ट समुद्र से जुड़ी हुई हुआ करती थी। और इसकी विशेषता ये थी कि ये एक ही रक्षा प्राचीर से पूरा नगर घिरा हुआ था। इसमें ऐसी व्यवस्था क्यों की गई? तो ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि ये समुद्र के किनारे था। मान लीजिए लोथल और इसका पूर्वी हिस्सा हो या पश्चिमी हिस्सा, हमने दोनों हिस्सों को दुर्गीकृत क्यों किया होगा? क्योंकि इस कालखंड के लोगों को पता था वह नदी के समीप है, और नदी के समीप होने के साथ साथ नदी समुद्र से जुड़ती है, बाढ़ आ सकती है, और बाढ़ आने के समय हम बाढ़ से कैसे बचें? इसलिए इसका पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा दोनों दुर्गीकृत, इसका पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्सा एक ही रक्षा प्राचीर से, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। यानी इस नगर का जो प्रशासनिक वर्ग था वह भी दुर्गीकृत हिस्से में रहता था और आम जनमानस भी दुर्गीकृत हिस्से में रहता था। उसकी मूल वजह यह थी क्योंकि ये समुद्र के किनारे था, अन्य नगरों की तुलना में बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा थी। और यहाँ से 20 समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि इस कालखंड के लोगों को मरने के बाद दफना दिया करते थे, और इस 20 समाधियों में से 3 युग्मित समाधियाँ, यानी 3 युग्मित का मतलब युग्म में यानी महिला पुरुष की साथ साथ दफनाई गई समाधियाँ, यानी पति पत्नी को साथ दफनाया गया होगा, इस तरह के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और अगर इसकी चर्चा करें कब खोज हुई है तो 1954 में यस आर राव
के नेतृत्व में इसकी खोज हुई है। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। पहली बार इस सभ्यता में हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगाई कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगाई कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आटा चक्की के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आटा चक्की के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा अगर चर्चा करें तो इसके अलावा मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धान और चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता था कि इस कालखंड के लोगों को धान और चावल के उपयोग की जानकारी थी, लोग इसका उपयोग किया करते थे। और इस कालखंड से हमें बेलनाकार मुख की एक मोहरें मिली, जिससे पता चलता है इस काल में 2-3 तरह की मोहरें प्रचलित थी। और पैमाने के तौर पर हमें हाथीदांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। और ये नगर में जो है गुरीला एवं 12 सिंघा की भी मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी जिस पर हमने प्रकाश डाला। आइए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण नगर इस सभ्यता का चनहूदड़ो है। और चनहूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। यह नगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और ये सिंध नदी के तट पर है। और इसकी खोज 1931 में एम.जी. मजूमदार सर ने की। इसकी खोज 1931 में एम.जी. मजूमदार सर ने की थी। और इन्होंने बताया कि यह स्थल हड़प्पा सभ्यता से पहले भी था, हड़प्पा सभ्यता के समय में भी था और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी। यानी ये पूर्व हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और हड़प्पा के बाद फिर भी होने का यह एक ऐसा स्थल है जो हड़प्पा से पहले भी था। हड़प्पा जब विकसित हुई सभ्यता उस समय भी इसके साक्ष्य मिले। और जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया अधिक बाढ़ के कारण, जैसा बहुत सारे इतिहास कहते हैं, तो भी इसके होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कारखाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी मनका कैसे बनाया जाता था उसके कारखाने यहाँ पर लगे हुए थे। और इससे पता चलता है कि यहाँ पर यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इससे पहले आपने लोथल पढ़ा। लोथल में एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों हिस्सों को दुर्गीकृत किया गया था। यहाँ पर कोई हिस्सा दुर्गीकृत नहीं है, इसका कोई हिस्सा दुर्गीकृत नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जामों में बहुत सारी बार पूछा गया है। दुर्गीकृत नहीं है। और यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन का मतलब आप समझते हैं, जो है लिपस्टिक, कंघा, इत्र इत्यादि चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से ईंटें प्राप्त हुई हैं। ईंटों पर पंजों के निशान हैं। इतिहासकार बताते हैं कि ये जो पंजों के निशान हैं ये बिल्ली के पंजों के निशान है। बिल्ली भाग रही है और कुत्ते उसका पीछा कर रहे हैं। इस तरह से चनहूदड़ो के विषय में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। ये वीडियो देखिएगा। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा तीसरा वीडियो आएगा।